साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं रमन भाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और लगातार आज पूरे दिन सबसे पहले हर अपडेट, हर तस्वीर मतदान सेंटर से आपके पास न्यूज इंडिया लेकर आएगा। और इसके साथ ही साथ हम विश्लेषण भी करेंगे कि किस तरह से ये चुनाव आगे बढ़ रहा है। और अगर आज बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 16 जिलों की 59 सीटों पर आज वोटिंग है। यादव लैंड पर टिकी है सबकी नजर कि किस तरह से यादव लैंड आज आगे बढ़ता है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सैफई से हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव के भाई अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकले हैं। नीचे आईडी कर लो ना भाई, नीचे कर लो। सरकार चुन के आ रहा है, आप परिवर्तन हो रहा है या फिर अखिलेश सरकार बने के लिए आए मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई। यूपी में तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। पंजाब में आज वोटिंग है और आज ही 117 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। तो यूपी में 16 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान है। बिल्कुल, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, एसपी सिंह बघेल की किस्मत आज दांव पर है। सबसे एंटी, सबसे हॉट सीट करहल की सीट, जिस पर अखिलेश यादव की साख आज दांव पर लगी है। और अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की सभी 117 सीटों पर थोड़ी देर में ही शुरू होगी वोटिंग। मतदान से पहले सीएम चन्नी ने गुरुद्वारे में माथा टेका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले, मतदान से पहले पंजाब के सीएम चन्नी ने गुरुद्वारे में माथा टेका। चन्नी, सिद्धू, अमरिंदर, भगवंत मान के भाग्य का होगा आज फैसला। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। बिल्कुल, 117 सीटों पर आज मतदान है। आज पार्टी को रुख कर रही है और बड़ी मार्जिन से हम लोग सीटें जीत के सभी जिलों में आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि तीसरे फेज तक हम जो है कंफर्टेबल जीत की स्थिति में आ जाएंगे और उसके बाद बोनस 4 फेज में वो कह रहे हैं 200 तक हम पहुंच रहे हैं। क्या अनुमान है आपका आज? देखिए, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की 55 सीटें थी, वहाँ ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप सेकंड फेज में हुआ है। तो लगभग 4 फेज के बाद बहुमत के आंकड़े के इर्द-गिर्द पहुँच जाएंगे। और जितना पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ेगा और तेजी के साथ समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है चलेगी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, हमने शुरू में भी देखा जिन्ना का इशू उठाया गया, फिर कैराना का इशू उठाया गया, अब हिजाब का इशू उठाया जा रहा है। आजमगढ़ का एक लड़का जिसको सजा मिली है अहमदाबाद ब्लास्ट में, उसका इशू उठाया जा रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा धार्मिक ध्रुवीकरण और तेजी से किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे कोई कारण है? ये फर्स्ट फेज में बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी, कम्युनल कार्ड प्ले करके वो है वोट लेना चाह रहे थे, क्योंकि पिछली बार हुआ भी ऐसा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इस बार वहाँ के किसानों ने, वहाँ के नौजवानों ने कम्युनल कार्ड को पूरी तरह से फेल कर दिया। सेकंड फेज में भी नहीं चला, फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा लेके आए, परिवारवाद का मुद्दा लेके आए। कोई उनका जो है कार्ड जब नहीं चल रहा है तो वापस से घूम के अब जो है आतंकवादी और ये इन सब चीज़ों को लेके आ रहे हैं। लेकिन जनता की जो मूलभूत मांग है, जो जनता के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जनता उनके प्रयासों को विफल करेगी और जनता अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। 2017 में हमने देखा परिवार में थोड़ा सा अलगाव हुआ, इस बार इंटैक्ट है, पूरा परिवार एकजुट है। इसका फर्क आप देख रहे हैं अपने मतदाताओं पर, अपने समर्थकों पर? बिल्कुल फ़र्क है। लोगों बिना कन्फ्यूजन के, बिना किसी विवाद के सभी कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए हैं और एक ही लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना। और मुझे लगता है इसी वजह से जो है चुनाव को जो इतना ऊपर उठाया है कार्यकर्ताओं ने, इसी का नतीजा, कहीं कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार का नहीं और अच्छे से सब लोग लगे। बीजेपी के लोग अब ये कह रहे हैं कि हम अब पूर्वांचल और अवध में बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। बीजेपी तो पहले फेज से बड़ी जीत हासिल कर रही है, और लेकिन जनता ने जिस तरह से बदलाव के लिए वोट किया है, और पूर्वांचल में जब पहुँचेंगे 7th फेज में, तो वहाँ भी क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी बीजेपी का करेगी। धन्यवाद। तो तेज प्रताप यादव पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, चल रहा है, और जो आगे फेजेस में होना है, वो समाजवादी पार्टी का चुनाव है। अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने का चुनाव है। और जो पहले 2 फेज हुए हैं और आज जो तीसरा फेज हो रहा है, इसमें जो मतदान हुआ है, उसका जो ट्रेंड है, वो यही बता रहा है कि लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव का मानना है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, सैफई, इटावा। तो चलिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में इस वक्त यादव कुनबा साथ साथ खड़ा है और उनका कहना है कि इस बार कुनबा साथ है तो वोट भी एक मुश्त पड़ने वाले हैं। चलिए फिर से पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब में 117 विधानसभा है जहां आज मतदान शुरू हो चुका है और चरणजीत सिंह चन्नी ने माथा टेका गुरुद्वारे में और उसके बाद अपने मताधिकार का भी प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, तो चरणजीत सिंह
चन्नी, इसके साथ ही अमरिंदर सिंह, सिद्धू, भगवंत मान, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनकी साख आज दांव पर है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर आज वोट डालने जाने हैं। तो पंजाब में भी आज मतदान है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भगवंत मान भी पहुंचे हैं गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए। और अभी आपने सुना कि जिस तरह भगवंत मान ये अपील भी कर रहे थे कि मतदान जरूर करें लेकिन किसी भी लालच में नहीं आना है। तो कुलवीर दीवान हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और सीधी तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं, तो सीधा कुलवीर के पास करते हैं। कुलवीर, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त सुबह सुबह पोलिंग स्टेशन की हैं आपके पास? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त अमृतसर में हूं जहां पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू वोट डालने वाले हैं। हालांकि वो यहां पर इस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन यहां पर अपने उम्मीदवार के लिए वोट डालने वो और उनका परिवार आएगा। इस वक्त यहां पर आप तैयारी देख सकते हैं कि जो मतदान की तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है और जो मतदाता हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा के लिहाज से यदि देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस और अर्धसैनिक बल जो है वो तैनात हैं। इसी तरह की तस्वीर जो है वो उभर कर सामने आ रही है। दूसरी तरफ कुछ मतदाता जो हैं वो फिलहाल पहुंचे हुए हैं, बात भी हम कर लेते हैं। कुछ जो मतदाता है पहुंचे हैं। सर, आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार पंजाब के, किन किन मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे? चलिए, बात फिलहाल नहीं करना चाहते क्योंकि मतदान करने के लिए जाना है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो ज़रूर कहीं ना कहीं चाक चौबंद की हुई है। आप युवा हैं सर, आप ये बताइए कि ये तैयारी जो है वो किस लिए तैयारी की गई है? सर, ਜਿਹੜੇ 80 साल तो प्लस एज वाले वोटर ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ पहली टाइम वोट पा रहे, फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं, उसके लिए उससे प्रोजेक्ट समान है। उन पर ये फूलों की वर्षा की जाएगी, ये फूल उनको दिए जाएंगे। जी देखिए, 80 साल के जो मतदाता या उनसे ऊपर की एज के जो मतदाता यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके लिए, उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारी जो है हर बूथ पर इस बार बिल्कुल। कुलवीर, आप बने रहिए, हरविंदर के पास रुक करेंगे, लुधियाना से हमारे साथ बने हुए हैं। हरविंदर, अभी क्या तस्वीरें हैं लुधियाना में 8 बजे? अभी देखिए शुरुआत है, मतदान केंद्रों पर किस तरह की तस्वीरें? बिल्कुल जी, यहाँ पे मतदान शुरू हो चुका है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, वो देखिए, व्हील चेयर पे लोग यहाँ पे मतदान करने आ रहे हैं। मैं जिस विधानसभा में खड़ा हूँ ये वेस्ट विधानसभा है और यहाँ पे 8 प्रत्याशियों ने नामिनेशन कराया है, जिसमें एक नोटा का बटन है। दूसरी तरफ बता दूं, यहाँ पे लमसम 92,000 पुरुष वोट है और 86,000 महिला वोट है पूरे इस विधानसभा में, और 200 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं इस विधानसभा में। आपको लाइन दिखा रहे हैं वोटिंग की। और सबसे बड़ी बात है कि यूथ, हालांकि थोड़ी सी नमी है मौसम में, हल्का सा ठंड है, यूथ बहुत उत्साहित तरीके से आके वोटिंग कर रहा है। अंदर बात कर पाए, अगर आपके सामने लाइन नजर आ रही है, बात कर पाए आप, यूथ से बात कर पाए, लोगों से बात कर पाए कि किस तरह का नेता चाहिए, किस तरह के मुद्दे हैं? हमारे साथ जुड़ा है, हालांकि वोट डालने जा रहे हैं। आप पहली बार वोट डालें? हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है, जो आप पोलिंग बूथ पे पहली बार है, इससे पहले एक्सपीरियंस ना किस तरह का लगा है? अच्छा लग रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम डालना है। बिल्कुल जी, आप यूथ से बात की, हालांकि अभी वोट डालने जा रहे हैं। उनसे मुद्दे क्या है, मुद्दे क्या है, किस तरह का नेता चाहिए, डालना है, कैसे करना है, सो इट वाज रियली गुड। एक बार इधर आ जाओ भैया। बिल्कुल हरविंदर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप यूथ से बात कर रहे हैं, यूथ के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को जहन में रखकर इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे युवा? बिल्कुल जी, मेरी हालांकि पहले जब बात हुई थी यूथ से, इन्हीं से, तो इन्होंने कहा था कि यूथ को चाहिए, यहाँ जो पलायन कर रहा है यहाँ का यूथ कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड के लिए, वो बंद होना चाहिए। यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था होनी। चाहांगा कि मैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵਤਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਨਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं सिर झुकाना है। दूसरा मैं लोग 10 लाख, और आपकी उम्र है नहीं, और जो पंजाब से बाहर देख रहे हैं शायद उनको ये पता नहीं कि 1947 में 10 लाख पंजाबी जो है उसका कत्लेआम हुआ, चाहे वो कहीं किसी भी फिरके से था।
तो उनको भी आज हम याद करते हैं, अपने बुजुर्गों को, जिन्होंने एक आज़ाद हिंदुस्तान या आज़ाद पाकिस्तान के लिए जिन्होंने अपनी जान दी। तो ये मैं अपने आपके कैमरे के आंखों से ये भी कहना चाहता हूं कि ये खैर में नहीं किसी ने डाल के दिया। तो जो भी पंजाब के शहरी हैं, सबसे पहले तो वो जरूर वोट जरूर करें और सोच समझ के करें। शराब और शरबत का फर्क जो है, या चोर या चौकीदार का ये फर्क। और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, कुलवीर का रुख करते हैं जो कि अमृतसर में मौजूद हैं। बहुत पुराना शहर, बहुत ऐतिहासिक शहर, और यहां पर आज मतदान होना है। किस तरह से पूरे मतदान का लोगों में उत्साह है और मुद्दे क्या है कुलवीर? किन मुद्दों को लेकर पहुंच रही है जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए? अब बिल्कुल मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और बहुत सारे जो मतदाता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। आपसे बात करना चाहेंगे सर, क्या क्या मुद्दे इस बार पंजाब के रहेंगे जिनके बिहार पे वोट करने के लिए जनता ने? सर देखो, हमें मेन जो मुद्दा है एजुकेशन का, हेल्थ का और हमारी डेवलपमेंट का। हमें बस वो सरकार चाहिए जो हमें ये सारी जो सहूलतें हैं, जो हमारी बेसिक सहूलतें हैं, वो हमें मिले। अमृतसर के निवासी हैं आप। अमृतसर एक ऐतिहासिक जगह है। पूरे पंजाब की बात ना करें या अमृतसर की बात यदि करें तो यहाँ पर किसको चाहिए, क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए? क्योंकि बॉर्डर का जो शहर है बिल्कुल, और एक ऐतिहासिक जगह है, इसको गुरु की नगरी भी कहा जाता है। सर मेन जो यहाँ पे है, हमें अमृतसर में नशा तो बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी किस्म का भी। छोटे से छोटा नशा भी हमें अमृतसर में नहीं चाहिए। सबसे पहला ये मुद्दा है हमारा। और ये बॉर्डर की सिक्योरिटी, हमें सेफ्टी चाहिए। हमारी लाइफ जो वहाँ पे जो बॉर्डर के आसपास जो घर हैं लोगों के, वहाँ रहते हैं, खेती करते हैं, किसान लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी की हमें जिम्मेवारी चाहिए सबसे पहले। बाकी जो मेन जो मुद्दे हैं हमारे, हमने आपको बताए हैं, जो 4 हमारे मुद्दे हैं, वो हमें उसकी गारंटी चाहिए। और देखो, हमने मार्केट में देखा कई लोगों के ट्यूबवेल सड़े हुए हैं 4-4, 5-5 साल से, वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे। बस मेन ये है कि हमें सरकार, हम चेंज चाहते हैं बस इंडिया में। और चलिए ठीक है कुलवीर, वापस आएंगे आपके पास। यहाँ लुधियाना में मेरे एक और सहयोगी जुड़े हुए हैं, हरिंदर। ये बताइए कि आप यहाँ पर पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, तमाम फर्स्ट टाइम वोटर्स भी वहां पर पहुंच रहे हैं। आपने एक बच्ची से बात करने की भी कोशिश की, लोगों से बात करके पूछिए नेता कैसा चाहते हैं। बिल्कुल जी, वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोग वोट डाल के अपना बाहर आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं जो वोट डाल के आए हैं, हमारे साथ जो इस क्षेत्र के काउंसलर हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि वो जो वोट पाके आए किस मुद्दों को लेके। सर वोट डाल दिए सर आपने? जी वोट डाल दिए? डाल दिया जी। किन मुद्दों को लेके आपने वोट डाला? जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं जी। आपको लगता है कि पंजाब, खासकर लुधियाना, यहाँ इस विधानसभा की बात करें, अभी कुछ रहता है और होने को, यहाँ हो चुका सब जो रहता होएगा, आपे करेंगे जो। और ये तस्वीरें, इसे थोड़ा रोकना चाहेंगे, कुछ तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं अरविंदर, उनके बाद आपके पास वापस आते हैं। और ये एक व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आए हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त आप पूरी कीजिए सर अरविंदर। हाँ जी बिल्कुल जी, ये इनसे बात हुई है, इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने वोट डाला विकास को लेके, जो विकास के मुद्दे में। एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो बता दें 5 बजे से लेके 6 बजे तक वोटिंग होनी है। वो अगर कोविड से कोई प्रभावित है वो आके वोट डाल सकता है। उसके लिए ये सामान रखा है, कोविड किट रखी हुई है, क्योंकि 5 से 6 जो कोविड मरीज होंगे उनके लिए वोटिंग होगी। क्योंकि वोटिंग पहले होती थी 8 से 5, लेकिन 1 घंटा एक्स्ट्रा इसलिए दिया गया है। कोई मरीज हो तो वो कोविड का मरीज के लिए यहाँ सारी जितने भी पोलिंग बूथ में एजेंट है या कोई भी है उनके लिए ये किटें रखी गई हैं, और वो किट पहन के उसके बाद वोटिंग होनी है, जो 5 से 6 का टाइम है। फिलहाल अभी एक नॉर्मल वोटिंग हो रही है, और खासकर मैं जिस हलके में खड़ा हूँ, ये थोड़ा सा वीआईपी या स्टैंडर्ड हलका कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ के वोटर बहुत सूझवान है और इस वोटिंग प्रक्रिया में बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन तरीके से वोट डाल रहे हैं। और कोई ऐसी अभी तक हमारे सामने, हालांकि प्रशासन भी पूरी तरह अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अमृतसर पूर्वी से विक्रम सिंह मजीठिया की साख भी दांव पर है। हॉट सीट के तौर पर अगर देखा जाए, क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस पर तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं, काबुल और कांधार जैसे हालात की भी बात की थी। मेरे सहयोगी अमृतसर से हैं कुलवीर, दरअसल ये सीधा सवाल है कि जो तमाम मुद्दे इस वक्त यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, जिसमें खालिस्तान का मुद्दा भी सामने आ गया है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि शायद पंजाब के विकास से तो बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं,
क्या उनका असर मतदाताओं के दिमाग में कुछ है क्या? देखिए, पंजाब में जब भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर खासतौर पर विधानसभा का चुनाव हो, खालिस्तान रेफरेंडम का जो मुद्दा है वो हवा जो है वो घोलने की यहाँ पर कोशिश ज़रूर की जाती है। लेकिन पंजाब अभी तक इस तरह की जो हवा है उसको नकारता है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह की जो बातें हैं वो उड़ाई गई थी और इस बार भी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि ये पंजाब की जनता है, बेहद समझदार जनता है और राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो पंजाब की जनता की एक सर्वोपरि इच्छा और सर्वोपरि कामना जो है वो रहती है। लिहाजा इस तरह की किसी भी ताकत के साथ पंजाब के लोग नहीं जुड़ना चाहते जो राष्ट्र हित में ना हो, जो देश के हित में ना हो। और पूरा सिनेरियो जो है वो पंजाब का यही एक बताता है कि जब जब भी इस तरह की जो हवा उठती है, पंजाब के लोग जो है वो मतदान के जरिए भी उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, पिछले चुनाव में भी हमने देखा कुलवीर किस तरह से मुद्दा उठाने की कोशिश की गई थी। 2017 के चुनाव की बात करें और उसका नुकसान एक पॉलिटिकल पार्टी को हुआ था जो बढ़त बनाने की कोशिश कर रही थी, और एक बार फिर से उसी पार्टी का नाम सामने आया है, उन्हीं के सहयोगी ने उनका नाम उछाला है, तो उसका कुछ असर देखने को मिलेगा क्या? देखिए, फिलहाल जिस तरह से ये मुद्दा ये कहें कि चुनाव से पहले उठा है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के मुद्दे का किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ यदि उसका नाम जुड़ता है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान जो है वो होता है। और जो बौखलाहट है वो भी आपने देखी होगी कि धरातल पर जो बौखलाहट जो है वो नजर आ रही थी साफ तौर पर, जिस पार्टी को लेकर उंगलियां जो है वो उठ रही हैं। हालांकि कोशिश की गई है उस पार्टी द्वारा स्पष्टीकरण देने की, लेकिन क्योंकि ज्यादा समय नहीं होता ये गैप भरने का या पूरी तरह से जनता बिल्कुल और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी भी जुड़े हुए हैं। और जैसे कि हमने बताया कि न्यूज इंडिया पे तमाम खबरें, तमाम अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे और विश्लेषण भी करते रहेंगे कि किस तरह से ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि इन चुनाव पर असर डाल सकते हैं और वाकई में क्या मुद्दा ही चुनाव पर असर डालता है। राहुल लाल जी, अगर पंजाब चुनाव की बात करें तो खालिस्तान की एंट्री फिर से एक बार हो गई है, कुछ असर डालने वाला है इस चुनाव पे? देखिए रमन जी, खालिस्तान का मामला वहां के लिए काफी संवेदनशील मामला है और जिस तरह से चुनाव के बिल्कुल आखिरी क्षण में ये मामला आया है, हम लोगों को याद है कि आपको 2017 के चुनाव के समय में भी आम आदमी पार्टी के ऊपर इसी तरह के आरोप लग गए थे आखिरी समय में। और ऐसे में जब सारे दिग्गज उम्मीद कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा सीटें आएंगी तो उसका काफी नुकसान भी हुआ था। और एक चीज और जो हम लोग जब पंजाब का विश्लेषण करें तो बड़ा समझने की आवश्यकता है कि पंजाब को जब भी देखना पड़ेगा तो उसको 3 क्षेत्रों में हम लोगों को देखना पड़ेगा, मालवा, माझा, दोआब। आम आदमी पार्टी की जब एंट्री होती है वहां पे तो देखिए वो मालवा में एक तरह से मजबूत नजर आती है और मालवा एक तरह से वहां पे 117 में से 69 सीट्स मालवा में हैं। लेकिन एक तरह से माझा और दोआब में भी तो थोड़ी बहुत उनकी उपस्थिति हम लोगों को नजर भी आती है। अगर तमाम जो पिछले चुनाव के हम लोग देखें अगर वोट प्रतिशत, तो थोड़ा दोआब में वो कभी कभी जो है कि वो 24% तक नजर भी आते हैं। लेकिन जो माझा का क्षेत्र है वहां पे अभी भी आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही है। और हम लोग उनके संगठन और संरचना को अगर देखें तो माझा और दोआब में वो चर्चा में भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे उनका संगठन भी नजर नहीं आ रहा। तो आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ी चुनौती है रमन जी कि आखिर वो तीनों क्षेत्रों में अभी भी वो जो फैली है, उन्होंने मालवा के आगे अपना विस्तार समुचित ढंग से वो नहीं कर पाए। जबकि कांग्रेस की चुनौती कांग्रेस के भीतर से ही हम लोगों को नजर आ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस के भीतर जो तालमेल होना चाहिए चरणजीत सिंह चन्नी या सिद्धू के बीच में वो तालमेल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं वहां पे 32%। राहुल जी, अगर हम मालवा का ही जिक्र कर ले तो क्योंकि मालवा के सबसे पहले आपने जिक्र किया, मालवा वो क्षेत्र है जिससे पिछले 30 सालों से मुख्यमंत्री जहां से आ रहे हैं और मालवा पे ही हर किसी की नजर रहती है। और इसी वजह से देखिए माना जा रहा था कि चन्नी साहब क्योंकि 2 सीटों पर हैं तो उन्हें मालवा से इसलिए भी कहा गया ताकि एक तो दलित वोट जो है उसे साधा जा सके और इसके साथ साथ क्योंकि पिछले 30 साल का जो इतिहास है वो मालवा में मुख्यमंत्रियों को देने का रहा है। ऐसे में यहां पर यह माना जा रहा है जमीनी स्तर पर अगर देखें तो बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। देखिए बीजेपी को तो नुकसान काफी ज्यादा है। देखिए वहां पे 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। अभी अकाली दल के बाद जब से वो कैप्टन साहब के साथ गए हैं, लेकिन अभी कैप्टन की स्थिति कांग्रेस छोड़ने के बाद वैसी मजबूत स्थिति नहीं रही है। तो इस चुनाव में कहीं कहीं बीजेपी को देखिए आप मुख्य हम लोग उसको जो है कि वो बड़े शक्ति के रूप में हम लोग बीजेपी को अगर समझना है तो उसको वैसे ही हम लोग देखेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग कांग्रेस को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री तमाम ताकत लगा रहे हैं, तमाम उनके चुनाव प्रचार चल रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश हम लोग प्रियंका गांधी के तमाम चुनाव प्रचार को देख रहे हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिकल फोर्स बीजेपी नहीं है।
हाँ, अभी भी हम लोगों को मानना पड़ेगा वहां पे कि अकाली दल एक तरह से वो एक मजबूत स्थिति में, और अकाली अगर धीरे धीरे जिस तरह से वो ऊपर आ रही है वो, तो राहुल लाल जी तस्वीरें दिखाते हैं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हमारे पास यहाँ पर सामने हैं। यहाँ पर एसपी बघेल भी पूजा कर रहे हैं और भगवंत मान की तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं, जो गुरुद्वारे पर माथा टेकने पहुंचे हैं। तो ये लोकतंत्र की तस्वीर है जो हर चुनाव में नजर आती हैं और नेताओं को भी लगता है कि भगवान पर भरोसा इस वक्त बढ़ जाता है। राहुल जी, और सबसे पहले हम क्योंकि पंजाब के चुनाव की बात कर रहे हैं, मालवा के क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात कर ले तो आपको याद होगा कि अकाली दल लगातार 10 साल तक सत्ता में रहा, लेकिन 2017 में हालात बदलकर मात्र 15 सीटों पर सिमट गया। लेकिन बीजेपी से जो गठबंधन तोड़ा उसका फायदा आपको लगता है कि यहां पर मिलेगा, लेकिन इस बार सहयोगी अलग है, इस बार बसपा के साथ जा रही है अकाली दल। देखिए, अगर हम लोग देखें तो हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं वो लाभ में रहती है। अगर बीजेपी के साथ रहती तो उनको और नुकसान होता, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं वहां पे देखिए उन्होंने बसपा के साथ अपना गठजोड़ बनाया। बहुजन समाज पार्टी को जब आम आदमी पार्टी 2014 में इंटर करती है तो हम लोग देखते हैं कि अचानक से जो है ना वो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जो है कि वो आम आदमी पार्टी। राहुल जी, आपके पास आएंगे। यहाँ पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं सैफई से। यहाँ पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहुंचे हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी जो है वो उन्होंने दी है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जीत का दावा तो कर ही रही है। छोटे दलों को साथ लेने का प्रयास यहां पर सपा ने किया है। बीएसपी बीच में एज ए पावर के रूप में वहां पे खत्म हो गई थी, लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में, देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव में अगर हम लोग मतदान प्रतिशत देखते हैं तो आम आदमी पार्टी बड़ी जबरदस्त तौर पे नीचे जाती है। आप अगर हम लोग देखते हैं कि अगर माझा में वो 2%, दुआब में वो 3% और मालवा में 10%, तो इस बीच में जो है कि बहुजन समाज पार्टी फिर से उभरती है 15% वोट शेयर के साथ। बीजेपी अपनी जमानत बचा ले तो उनकी यही। प्रोफेसर साहब, आप ये भी कह रहे हैं कि चौथे चरण में जो है वो बहुमत पा जाएंगे, इतना पूरा विस्तार को जनता देख नहीं रहा, जनता किस तरह से वोट डाले। अब की हमारी पूरी जीतेंगे 59। ठीक, चलो चलो आराम आराम हो जाएगी। इस समय करहेल से जिस तरह से ये प्रचार किया जा रहा है वायरल कर करके सोशल मीडिया पर, एक बार राहुल जी ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वो पंजाब को लगातार कवर करते रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ा जानते हैं। हरिंदर जो कि लुधियाना में मौजूद हैं, और तो चलिए पंजाब का रुख एक बार करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हाथरस चलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। हाथरस में मेरे सहयोगी बात कर रहे हैं मतदाताओं से। अब इसको एक तो मैं जो सुरक्षा है उसके मुद्दे पर, और डेवलपमेंट, भाई डेवलपमेंट इस सरकार ने किया है, हमने इसलिए इस सरकार को ही चुना है। देखिए, सुरक्षा और विकास ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर यहाँ पर वोट कास्ट लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना, जी बताइए। मैंने वोट दिया है सुरक्षा और विकास के ऊपर, लेकिन मेरी एक दूसरी समस्या है कि मोबाइल रखवा लिया इन्होंने बाहर, सेल्फी पॉइंट रहा अंदर, तो आखिर मोबाइल बाहर क्यों रखवाया गया, या सेल्फी पॉइंट बाहर रखना चाहिए था इनको? देखिए, ये इनकी समस्या है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें हम तो वोट कास्ट जो यहाँ पर लोग कर रहे हैं, जो भी भीड़ आ रही है, जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे पहली बार के मतदाता हों या दूसरी बार के मतदाता हों, उनका कहना साफ है, महिला सुरक्षा, विकास, इन मुद्दों पर ही वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय पीयूष शुक्ला, न्यूज इंडिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल, और देखिए कितनी बड़ी समस्या था कि सेल्फी पॉइंट अंदर है, मोबाइल बाहर रखवा लिया है। तो ये तमाम लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें हैं जो कि सामने आती रहती हैं और इसीलिए इसे लोकतंत्र का उत्साह करते हैं। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और मेरी सहयोगी चारुल भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।